चल ले तो मुन्ना, ध्यान देना बेटा सब लोग। सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, राइट। दिस साइड सी एस हरीश मथारिया, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। चलो आगे बढ़े हम लोग आज। देखो तो, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, सो आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन की, राइट। सब लोग अच्छे से ध्यान देना। हमने दो मॉडल देखे थे वैल्यूएशन के, एक कॉस्ट मॉडल और एक, बोलो बेटा, एक दूसरा कौन सा था, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। आगे बढ़े। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन शुड बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। रिवैल्यूएशन कैसा करना चाहिए, रेगुलरली आपने रिवैल्यूएशन करना है, ऐसा नहीं कि 10 साल में एक बार कर लिया। सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करना है, टू एंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटेरियली फ्रॉम दैट विच वुड बी डिटरमाइंड यूजिंग द फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट। कुछ नहीं, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है आपने रिवैल्यूएशन रेगुलर बेसिस पे करना है। दूसरा, आपने ये इंश्योर करना है दैट बुक वैल्यू शुड नॉट डिफर materially with the fair value. Book value will not differ materially with the fair value. Yes or no? तो ये आपने करना है बेटा। यस, हाय, आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ बोल रहे मुन्ना, हेलो 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 बेटा, हैंड रेस किया। चलो आ जाओ बेटा। सो रिवैल्यूएशन कैसे करना है ये बात समझ में आई क्या सभी को। रिवैल्यूएशन रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन रेगुलर बेसिस पे करना होगा, और आपको रेगुलरली अपने आप से इंश्योर करना होगा कि आपकी जो बुक में कैरिंग अमाउंट है, यानी आपका जो बुक वैल्यू है पीपीटी का, पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो बुक वैल्यू है, दैट बुक वैल्यू शुड नॉट डिफर मटेरियली विद द फेयर वैल्यू। यानी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू उस पीपीई के फेयर वैल्यू के आसपास ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। और सर अगर मटेरियल डिफरेंस है तो बुक वैल्यू ज्यादा है फेयर वैल्यू कम है, तो रिवैल्यूएशन कब काम आएगा, करो ना रिवैल्यूएशन। फेयर वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है, करो रिवैल्यूएशन। फेयर वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, करो रिवैल्यूएशन। तो आपकी बुक वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद फेयर वैल्यू के आसपास ही होनी चाहिए, मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू। लो, अब यहाँ पे रेगुलर बोला है, बट ये रेगुलर का मतलब क्या है, डिपेंड्स अपॉन चेंजेस इन फेयर वैल्यू। इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है। आप रिवैल्यूएशन कब कब करोगे, आपका बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास ही है, नो नीड ऑफ रिवैल्यूएशन। हर साल के बैलेंस शीट डेट पे चेक करना, हे मेरे पीपी बता तेरी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास है, यस फेयर वैल्यू के आसपास है, ओके नो नीड ऑफ रिवैल्यूएशन। फिर अगले साल के बैलेंस शीट डेट पे चेक करना, हे पीपी बता क्या तेरी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास है, यस ओके नो नीड ऑफ रिवैल्यूएशन। फिर अगले साल चेक करना बैलेंस शीट डेट पे, हे पीपी बता क्या तेरी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास है, नो डिफरेंस है, यस आपको रिवैल्यू करके आपकी बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के आसपास ही लाना होगा, फेयर वैल्यू के बराबर लाना होगा। सो कितने बार करना, इट डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑफ पीपी बीइंग रिवैल्यूड। उसकी फेयर वैल्यू अगर बार बार चेंज हो रही है और डिफरेंस मटेरियल है बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन करना होगा। सेम चीज नीचे चार्ट में बताइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, आइटम्स ऑफ द पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंजेस इन द फेयर वैल्यू। हर साल के हर साल कर लो
फेयर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, बुक वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रही है। फेयर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, बुक वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रही है। हर साल रिवैल्यूएशन करो, हर साल रिवैल्यूएशन करो। आइटम्स ऑफ द पीपी विथ ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू। पीपी की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें डिफरेंस तो है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या फिर फेयर वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही है, फेयर वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही है, या फिर फेयर वैल्यू चेंज हो रही है बट थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ी सी कम हो रही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है। चेंज जो है फेयर वैल्यू में जो आता है इनसिग्निफिकेंट है। जैसे फेयर वैल्यू 10 लाख है, 10,20,000 हो रहा है, 9,90,000 हो रहा है। समझ में आ रही क्या बात? अब यहाँ पे 10 लाख से 1020, 10 लाख से 990, ये सिग्निफिकेंट चेंज है क्या? नो। एज कंपेयर टू 10 लाख 10,000 और 20,000 इज इनसिग्निफिकेंट। यस और नो? सो इस केस में आपने रिवैल्यूएशन कब करना है? 3 से 5 साल में एक बार भी किया तो चलेगा। आपकी बुक वैल्यू आपके फेयर वैल्यू के आसपास ही है और फेयर वैल्यू चेंज हो भी रहा है तो एकदम इनसिग्निफिकेंट चेंज है, तो उस समय 3 से 5 साल में एक बार कर लो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन और ऑन मैनेजमेंट डिसीजन। आ जाओ उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। अब इतने बार फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू की बात आ रही थी, आ जाओ अब अच्छे से हम लोग फेयर वैल्यू का मतलब समझते हैं और उसे डिटरमाइन कैसे करना है ये समझते हैं। आ जाओ ध्यान देना बेटा। फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑफ पीपी इज यूजुअली डिटरमाइन फ्रॉम द मार्केट बेस्ड एविडेंस। कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? मार्केट से। मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी है, मुझे इसकी फेयर वैल्यू चाहिए। क्यों? रिवैल्यूएशन के लिए। क्यों करना है रिवैल्यूएशन? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मुझे इसकी फेयर वैल्यू चाहिए। ये एक मशीन है, मुझे इसकी फेयर वैल्यू चाहिए। तो मैं मार्केट में जाऊँगा, मार्केट में जाकर के चेक करूँगा सेम मशीन कितने का मिल रहा है, मार्केट में जाके चेक करूँगा सेम मशीन अगर मैं सेल कर दूँ तो कितने में सेल होगा, सेम मशीन नया चाहिए तो कितने में मिलेगा। यस और नो? काफ़ी सारे एविडेंसेस है, उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, मार्केट रिसर्च करके भी आप पता कर सकते हैं। मार्केट बेस्ड एविडेंस बाय द अप्रेजल दैट इज नॉर्मली अंडरटेकन बाय द प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर। और ये फेयर वैल्यू कौन निकाल के देगा? जो क्वालिफाइड वैल्यूअर रहेंगे, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रहेंगे, वो ही आपको ये फेयर वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। किसी अरे गहरे नत्थु गहरे का काम नहीं है। ये बात समझ में आ रही सभी को? इफ देर इज नो मार्केट बेस्ड एविडेंस, सो सबसे पहला चांस किसको देंगे? मार्केट बेस्ड एविडेंस को। अगर मार्केट बेस्ड एविडेंस नहीं है तो सेकेंड चांस फेयर वैल्यू। इफ देर इज नो मार्केट बेस्ड एविडेंस ऑफ द फेयर वैल्यू बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द आइटम ऑफ पीपी। जैसे रिलायंस कंपनी का जामनगर का ऑयल रिफाइनरी भारत का वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। वैसी मशीन पूरे भारत में कहीं ढूंढने जाओगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो जो पीपीई है मेरे पास में वैसा मशीन मार्केट में नहीं मिलेगा। वैसा मशीन ना ही मार्केट में सेल होता है ना ही कहीं मिलता है, रेयरली सोल्ड एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस। समझ में आया क्या? एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस मतलब वैसा ही ऑयल रिफाइनरी का काम आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल टाटा का भी है, बट टाटा का भी वो जो मशीन है वो मशीन वैसा मार्केट में मिलता नहीं है। हाँ, अगर टाटा ने पूरा बिजनेस एज इट इज कंटिन्यूइंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस बेच दिया तो पूरे पूरे बिजनेस के वैल्यूएशन में उस मशीन का भी वैल्यूएशन रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली अलग से आपको उस टाइप की पीपी मार्केट में नहीं मिलती है, मतलब आपको फेयर वैल्यू का पता नहीं चल रहा है। तो उस केस में फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अप्रोच बेस्ड। तो सेकेंड है इनकम अप्रोच बेस्ड, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। सो फर्स्ट चांस किसको देंगे? मार्केट बेस्ड एविडेंस को। सेकेंड चांस किसको देंगे? अगर मार्केट बेस्ड नहीं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल को। सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल मतलब जिस पीपीई का मुझे वैल्यूएशन करना है, इस टाइप की पीपीई मार्केट में नहीं मिलती है, तो इस पीपीई से मुझे फ्यूचर में कितने इनफ्लो होने वाले हैं। बचपन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा था मैथ्स में आपने, सीए फाउंडेशन में।
फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, डिस्काउंटिंग करके। तो मुझे अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल रहा है मार्केट से तो दूसरा तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब ये पीपीई है जिसका वैल्यूएशन मुझे करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये मशीन से अगले 5 साल में, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से अगले 5 साल में, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से अगले 5 साल में मुझे कैश फ्लो जनरेट होने वाले हैं 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख। ये फ्यूचर के सारे कैश फ्लो का आज का वैल्यू निकाल लूँगा यानी जीरो डेट का। ये 1 साल बाद के 10 लाख यानी आज के कितने, 2 साल बाद के 8 लाख यानी आज के कितने, 3 साल बाद के 9 लाख यानी आज के कितने प्रेजेंट वैल्यू, 4 साल बाद के 12 लाख यानी आज के कितने, 5 ईयर्स बाद के 15 लाख यानी आज के कितने। और इन सभी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल ही क्या रहेगा, फेयर वैल्यू। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बोल रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है बेटा, डिस्काउंटेड। हेलो, ऐसा कौन बोल रहा है, बोलो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोस को मैंने डिस्काउंट कर दिया और आज के वैल्यू पे लेके आया। 3 साल बाद के 9 लाख यानी आज के कितने, 1 साल बाद के 10 लाख यानी आज के कितने, 2 साल बाद के 8 लाख यानी आज के कितने, आफ्टर 3 ईयर्स 9 लाख यानी आज का कितना। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू और इस सारे प्रेजेंट वैल्यू की टोटल यानी उसका फेयर वैल्यू रहेगा। ऐसा कौन बोल रहा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। देखो क्या लिखा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है ना। If no market based evidence of fair value because of the specialized nature of the item of PP, an item is rarely sold except as a part of continuing business। ऐसा आइटम मिलेगा लेकिन अगर किसी ने कंटिन्यूइंग बिजनेस बेचा तो ही इस टाइप की पीपी मिलेगी। अलग से खुली आइटम, ऐसी खुली पीपी मार्केट में नहीं मिलती है। अगर कंटिन्यूइंग बिजनेस किसी ने बेच दिया तो बेच दिया, अदरवाइज सेपरेटली ऐसा पीपी नहीं मिलता। तो उस समय आप कैसे करोगे, एंटरप्राइज में नीड टू एस्टिमेट द फेयर वैल्यू यूजिंग इनकम अप्रोच, और इसी को प्यार से बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोजेक्शन। इनकम ब्रेस अप्रोच और डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोजेक्शन वन एंड सेम थिंग। आगे बोला है, और अ डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच विच एम्स एट मेकिंग द रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द करंट कॉस्ट। डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, सेम असेट अगर आज के टाइम पे मैं रिप्लेस करने जाऊँ तो मुझे कितना पैसा लगेगा। तो एक वो भी एक तरीका है, तीसरा वाला रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। सेम जो पीपीई मेरे पास है, अगर ये पीपीई आज खराब हो जाती है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, नई पीपीई लाता हूँ, तो सेम नई पीपीई आज मुझे बनाने में, लाने में, मैन्युफैक्चर करने में, डेवलप करने में टोटल कितना खर्चा आ सकता है, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। बराबर है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट मेथड में काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो सेकेंड मेथड, बराबर है, नहीं हुआ तो थर्ड। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। ध्यान देना, व्हेन पीपी इज रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट असेट इज एडजस्टेड टू द रिवैल्यूड अमाउंट। जब भी कोई पीपी रिवैल्यूड होती है तो उसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट असेट इज एडजस्टेड टू द रिवैल्यूड अमाउंट। मान लो एक असेट है जिसकी बुक वैल्यू है 10 लाख, फेयर वैल्यू है उसकी 8 लाख, तो अब मैं रिवैल्यूएशन कैसे कर रहा हूँ, इसकी बुक वैल्यू को कहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, लाके फेयर वैल्यू पे। यानी असेट का वैल्यू कम हो गया, 2 पीपी 2 लाख, यस और नो। देखो, एडजस्टेड टूवर्ड्स फेयर वैल्यू, एडजस्टेड टूवर्ड्स फेयर वैल्यू। उसके बाद एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द असेट इज ट्रीटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। रिवैल्यूएशन के डेट वाले दिन असेट को नीचे में से कोई एक प्रकार से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। टेक्निक 1, अलग अलग टेक्निक दिए, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में पढ़ने लायक, ध्यान देना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। अभी हम लोग 60-65% ही स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट किए, इस वाले स्टैंडर्ड को आधे से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नहीं बचा है, इजी पार्ट है आगे का। मेन जो पार्ट था वो हो गया। घर पे सेम डे रिवाइज करना है।
आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, स्टैंडर्ड पे 4 से 5 घंटे दोगे तो पूरा स्टैंडर्ड एक ही बारी में एक पकड़ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बोला है बेटा यहाँ पे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट may be restated by reference to the observable market data or may be restated proportionally to the changes in carrying amount. इसमें accumulated depreciation at the date of revaluation is adjusted equal to the difference between. बच्चों एक काम करते हैं, ये जो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, एक काम करते हैं, ये ट्रीटमेंट पहले नहीं पढ़ा था आपको, ट्रीटमेंट पहले नहीं पढ़ा था, पहले ट्रीटमेंट करवा देता हूँ उसके बाद पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग तरीका रिवर्स करते हैं, क्योंकि एक नहीं स्विमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको स्विमिंग पूल के साइड में बाजू में खड़े रह के बता रहा हूँ, ऐसे करना वैसे करना, मैं डायरेक्टली आपको पुल में धक्का देने वाला हूँ। डोंट वरी, ट्यूब बांध के धक्का दूंगा, आप डूबोगे नहीं। मैं आपको ट्रीटमेंट पहले बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ पी लिख करके रख रहा हूँ। ट्रीटमेंट हम लोग पहले करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे थ्योरी। जस्ट अ सेकेंड। यहां से आगे 2-3 क्वेश्चन के अंदर में रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट दी होगी शायद, इन्होंने चेक कर लेते है ना। पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके ऊपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है इसमें। हाँ जी हाँ बेटा, सॉल्व करेंगे। यस बेटा सानिया बिल्कुल सही है, ठीक है आ जाओ। चलो ध्यान दो बेटा आप अच्छे से। दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे इलिस्ट्रेशन नंबर 11। देखो क्या दिया, एंटिटी ए हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन ऑन पीपीई। इसका पॉलिसी क्या था, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड ही नहीं करते थे, एक नंबर का घटिया पॉलिसी था। प्रोवाइड करना चाहिए, डिप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट, बराबर है। On PPE, capitalize in the year until the following year, but provide for full year's depreciation in the year of disposal of asset. Is this acceptable? बोलो बेटा, क्या ये acceptable है क्या? जवाब दो। मेरे ख्याल से मुझसे पढ़ा हुआ सीए फाउंडेशन का बच्चा भी इसका जवाब दे देगा। हमने बचपन में पढ़ा था, डिप्रिसिएशन इज कंपल्सरी एडजस्टमेंट, बराबर है। ये कैसा एडजस्टमेंट है, कंपल्सरी, आपकी इच्छा हो ना हो डिप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। अब तुम बताओ इनका क्या कहना आ रहा है, मालूम है क्या, एसेट जब खरीदा उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंडिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, सेकेंड ईयर के एंडिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, थर्ड ईयर के एंडिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, और मान लो आपको समझाने के लिए फोर्थ ईयर लास्ट ईयर है एसेट के जीवन का, तो लास्ट ईयर में D1, D2, D3 और D4 चारों साल का डिप्रिसिएशन एक साथ इकट्ठा चार्ज कर दिया, चलेगा क्या? नो। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, मैचिंग होना चाहिए ना। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। और वैसे भी आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंडिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने बगैर डिप्रिसिएशन के बना लिए। डिप्रिसिएशन एक कंपलसरी एडजस्टमेंट है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। कंपनीज एक्ट भी आपको कहता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट रहेगा, डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करने के बाद का जो प्रॉफिट रहेगा, अवेलेबल प्रॉफिट, उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज अ डिविडेंड। तो भैया ये तो पॉलिसी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमने बचपन में पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ द सेट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ द सेट ऑन सम सिस्टमैटिक बेसिस। तो आप एक साथ नहीं कर सकते हो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। डिप्रिसिएबल अमाउंट यानी कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अगर किसी को पता नहीं होगा तो लिख लेना, असेट की कॉस्ट है 100 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख, तो ये असेट कितनी डिप्रिसिएट होने वाली है, टोटल 90 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। सो क्या बोला है बेटा, डिप्रिसिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द टेंजिबल फिक्स असेट यानी पीपी शुड बी अलोकेटेड, काम का वर्ड है, ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। The depreciation method should reflect the pattern. Depreciation method should reflect, मेथड ऐसी सिलेक्ट करो
ऐसी सिलेक्ट करो, ऐसी सिलेक्ट करो ताकि वो मेथड के अंदर जो डिप्रिसिएशन आ रहा, दैट डिप्रिसिएशन शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दैट असेट। उस असेट से फ्यूचर में हमें जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिस पैटर्न में मिल रहे हैं, उस पैटर्न में आपने आपका डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। उस पैटर्न में आपने क्या करना चाहिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात, डन। आ जाओ। सो विच असेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय द एंटिटी, बस ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब आपका डिप्रिसिएशन कैसे होना चाहिए, अगर असेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको हर अगले साल कम 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 हो रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन भी हर अगले साल कम कम होना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको स्ट्रेट मिल रहे हैं हर साल, मोर और लेस कांस्टेंट है, डिप्रिसिएशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसी टाइप का कोई मेथड आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यूजफुल लाइफ मींस द पीरियड ओवर विच एन असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल, ये लिखने की जरूरत नहीं। डिप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सुन एज असेट इज एक्वायर्ड एंड इज अवेलेबल फॉर यूज। असेट का एक्चुअल यूज स्टार्ट हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन से एसेट रेडी फॉर यूज है, उस दिन से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट। असेट की यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू कब रिव्यू करना है? रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड एंड इफ एक्सपेक्टेशन डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट, तो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा क्या, एज पर AS5। AS5 देखेंगे, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका नाम है ना सर। मतलब क्या था यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये असेट की लाइफ 5 साल है, असेट की लाइफ 5 साल है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, आपको समझाने के लिए 10,000। हर साल चेक करो कि असेट की यूजफुल लाइफ सही में 5 साल है, सही में एट द एंड ऑफ स्क्रैप वैल्यू 10,000 आएंगे। चेक किया दोनों भी सवाल, यस बिल्कुल सही है, नो वरी। फिर अगले साल फिर से चेंज करो, क्या सही में यूजफुल लाइफ 5 साल है, क्या सही में स्क्रैप वैल्यू 10,000 आएंगे? यस बिल्कुल आने वाली है, नो वरी। फिर अगले साल चेक करो, क्या सही में यूजफुल लाइफ 5 साल है? नो। इस बार ऐसा पता चला मार्केट सर्वे से कि ये असेट की यूजफुल लाइफ बस अब 1 साल ही और बची है, मतलब टोटल यूजफुल लाइफ 4 साल है। 3rd ईयर के एंडिंग में पता चला और 1 साल चलेगी, 3rd ईयर के एंडिंग में पता चला और 1 साल चलेगी, मतलब टोटल कितनी है, 4 है। रिव्यू करो, समझ में आ रही क्या बात सभी को, यस और नो? करो बेटा रीड ये। डन। थर्ड ईयर के एंडिंग में चेक किया, ऐसा लग रहा है यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है, फिर से एडजस्ट कर लो, है ना। और एडजस्ट कैसे करेंगे, AS5 बोलता है कि जब कभी भी आपने जो अंदाज लगाया था, जो आपने एस्टिमेट्स लगाए थे कि यूजफुल लाइफ 5 साल है, अगर वो एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं तो आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी उन चेंज का इफेक्ट देना है। कैसे देना है वो हम पढ़ेंगे AS5 में, कैसे देना है उसका इफेक्ट वो हम लोग पढ़ेंगे AS5 में। आगे उसके बाद एग्जाम्पल से भी देखने की जरूरत नहीं। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एग्जाम में बड़ा प्यारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। बचपन में सॉल्व करवा के दिया था बेटा, ट्राई करो, तो सभी लोगों ने ट्राई करना है। करो करो करो, ट्राई करो।
आया क्या? चलो देखो, एंटिटी ए परचेज, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, किया रे बेटा? आ रहा है आंसर? चेक करो जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। हाँ रुको मत, देखो यहां सॉल्व करता हूं। एंटिटी ए परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 को असेट परचेज किया फॉर ₹1 लाख एंड असेट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू नील। ऑन 1 जनवरी 2005 डायरेक्टर्स रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ, है ना? 1 जनवरी 2005 को डायरेक्टर्स ने रिव्यू किया कि सच में एस्टिमेटेड लाइफ उतनी है क्या जितनी हमने सोचा था, एंड डिसाइड दैट असेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर द फर्दर 4 ईयर। ऐसा कब डिसाइड किया? 1 जनवरी 2005 को। सो 1 जनवरी 2005 को उनको ऐसा लगा था कि और 4 साल चलेगा, यानी 1 जनवरी 2005 है मतलब 2005 पूरा, 6, 7 और 8, यानी टोटल असेट चलने वाला है 1 जनवरी 2008 तक, सॉरी अपना 1 जनवरी 2009 तक। 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा और 8 पूरा, 8वां साल भी पूरा हो गया, यानी 31 दिसंबर 2008 बोलो है, 1 जनवरी 2009 बोलो। और आगे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। पहले तो वर्किंग नोट 1 निकालो, डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बचपन में फाउंडेशन में 11th 12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 1 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नील, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पहले कितनी थी? 10 ईयर्स। हर साल का डिप्रिसिएशन पहले कितना था? 10,000। सो ये कब तक किया? फर्स्ट ईयर का, बोलो 1 जनवरी 2002, सेकेंड ईयर का 1 जनवरी 2003, थर्ड ईयर का 1 जनवरी 2004, फोर्थ ईयर का 1 जनवरी 2005। बोलो डिप्रिसिएशन हर साल का कितना है? आप डायरेक्टली 4 साल का टोटल करके भी लिख सकते हो। बोलो बचा कितना? 90, 80, 70 और 1 जनवरी 2006 को बचा 65 को, 1 जनवरी 2005 को। यहाँ से और आगे कितने साल चलेगा? ये और चलेगा 4 साल। देयरफॉर वर्किंग नोट 2, न्यू डिप्रिसिएशन 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू नील है, 4 साल और चलेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन 15,000। तो फर्स्ट 5th ईयर से डिप्रिसिएशन रहेगा 15,000, बचा 45। समझ में आ रही क्या बात? एंड सो ऑन। एंड 0। देखो पहले डिप्रिसिएशन था 10,000, बाद में 4 साल अपना कितने साल चला हुआ सेट? पहले इनिशियली 1, 2, 3, 4, आफ्टर 4 ईयर मैनेजमेंट को लगा कि यहाँ से यूजफुल लाइफ और कितनी बची? 1, 2, 3, 4। तो बाद वाला डिप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा? 15,000 पर एनम। बाद वाला डिप्रिसिएशन 15,000, पहले कितना था? 10,000, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी इन्होंने, फॉर्मेट आप आपके हिसाब से भी दे सकते हो। इसे कहते हैं समय समय पे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ को रीअसेस करना, रिव्यू करना, और अगर उसमें कुछ बदलाव है तो देखो मैंने क्या किया, उन बदलाव का यहाँ पे इफेक्ट भी दिया, राइट। डन। अब यहाँ से डिप्रिसिएशन की एंट्री कितने रुपए की आएगी बेटा? 15,000 की। पहले डिप्रिसिएशन की एंट्री कितने की थी? 10,000 की, बराबर है। यहाँ से आगे कितना आएगा? 15,000। आगे और ध्यान देना, आ जाओ। कमेंसमेंट ऑफ परेड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा?
ध्यान से सुनो बेटा, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? फ्रॉम द डेट असेट इज अवेलेबल फॉर यूज और असेट रेडी फॉर यूज। एक्चुअल यूज से कोई लेन देन नहीं है, लिख के रख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज। जिस दिन से असेट रेडी फॉर यूज है उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल यूज से कोई लेन देन नहीं है, एक्चुअल यूज से कोई भी लेन देन नहीं है। जिस दिन से असेट रेडी फॉर यूज है उस दिन से उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल यूज से कोई लेन देन नहीं है। एसेट रेडी फॉर यूज था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023, और एक्चुअल यूज स्टार्ट हुआ 1 मार्च 23। कोई लेन देन नहीं, डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 इटसेल्फ। ये बात समझ में आई बेटा सभी को? पक्की बात, डन। उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 13, एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट अ मशीन फॉर इट्स ओन यूज। Construction is completed on 1st of November 1, but the company does not begin using the machine until 1st of March. एक सेकेंड ना, but company does not begin using the machine until 1st of March 2002. बोलो बेटा, construct a machine for its own use. Construction is completed on 1st of November, but company does not begin using the machine until 1st of March. 1 नवंबर 2001 में कंस्ट्रक्शन हो गया था, 1 मार्च 2002 तक उन्होंने मशीन यूज ही नहीं किया। एंटिटी शुड बिगिन चार्जिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट मशीन इज रेडी फॉर यूज, दैट इज 1st of November. द फैक्ट दैट मशीन वॉज नॉट यूज फॉर अ पीरियड इज नॉट रिलेवेंट। सो एक्चुअल यूज का मुझे कोई लेन देन नहीं है, अभी लिखा था हमने ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज। उसके बाद कब से डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देना? सीसेशन, बंद करना, बंद करना, स्टॉप कर देना, है ना। डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द डेट असेट गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। और असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना कब बंद कर देंगे? ध्यान से सुनना, काम की प्रोविजन है। डिप्रिसिएशन विल सीजेस टू बी चार्ज व्हेन द असेट्स रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। जब असेट की कैरिंग अमाउंट पूरी खत्म हो गई है, या तो असेट्स की कैरिंग अमाउंट 0 हो गई है, सुनना मेरी बात, यहाँ पे लिखी नहीं है बेटा, बात सुन लो, या तो असेट की कैरिंग अमाउंट 0 हो गई है, या तो उसकी कैरिंग अमाउंट रेसिडुअल वैल्यू से भी कम हो गई है। जैसे ध्यान से सुनना, एक असेट है जिसकी कॉस्ट है बेटा 100, जिसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है बेटा 40, और ये असेट के ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बरोबर है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट ईयर का 25 डब्ल्ययू ड्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का 25, बचा कितना 50। अरे असेट की कैरिंग अमाउंट, असेट की बुक वैल्यू इज लेस देन इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, नहीं लेस देन नहीं है। और एक बार, भाई साहब, असेट की कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू इज लेस देन इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन estimated scrap value, carrying amount is less than estimated scrap value. बरोबर। तो यहां पे अब इसके बाद असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, अब इसके बाद असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या रे ए बच्चे?
ये बात क्लियर है? ये समझ में आया बेटा बात सभी को? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ द सेट इज लेस देन इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या फिर रेसिडुअल वैल्यू इंक्रीजेस टू देन अमाउंट इक्वल टू और ग्रेटर देन द बुक वैल्यू। बात एक ही है, बुक वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू से कम हो गया, या फिर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गया, या बराबरी का हो गया। चलो बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो बेटा। 14 ट्राई करो, करो 14 ट्राई करो जल्दी जल्दी से। किया रे बेटा? हो गया? वेरी गुड। आजा। ओके, क्या पूछा है देखो जरा। अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹10 लाख इज बॉट in 2001. Okay, its estimated total physical life is 50 years. However, company consider it likely that it will sell the property after 20 years. भाई साहब देखो, कंपनी ने प्रॉपर्टी कब लिया? इन 2001, 10 लाख का, और उस समय उसका एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ कितना था? 50 ईयर्स। एंड कंपनी कंसिडर इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर्स।
कंपनी को लग रहा था 50 ईयर्स तक का प्रॉपर्टी का फिजिकल लाइफ है, और जिस समय खरीदा था उसी समय कंपनी को ऐसा लग रहा था कि कंपनी 20 साल बाद ये प्रॉपर्टी बेच देगी। द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन 2001 प्राइस इज 10 लाख 9 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा। हाँ, केस ए और केस बी में। अच्छा, फर्स्ट केस में एक बच्चे ने आंसर 0 दिया, कैसे आया रे मुन्ना 0? ओके, फर्स्ट केस में सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू 10 लाख है, तो फॉर्मूला आपका रहेगा कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कंपनी के लिए यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है, तो हम लोग 20 ईयर्स के हिसाब से करेंगे। कॉस्ट कितना है 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू भी कितना है 10 लाख। 10 लाख अपॉन 10 लाख, 0 अपॉन 20 ईयर्स 0। वेरी गुड। केस बी, कॉस्ट 10 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 9 लाख अपॉन 20 ईयर्स। बोलो कितना आ जाएगा बेटा फिर? 1 लाख अपॉन 20 यानी 5000। डन। तो एक में आ रहा है 5000 और एक में आ रहा है 0। वेरी गुड, सिंपल है। सिंपल सा एक सेंटेंस लिख दिया कि फर्स्ट वाले केस में एज कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बोथ आर इक्वल, हेंस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। Depreciation of an asset ceases at the earlier of. Depreciation of an asset ceases at the earlier of. बोलो बेटा, दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाएगा, दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाएगा उस समय हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट पैरा, द डेट that asset is retired from the active use and is held for disposal. Retired from active use, asset को यूज करना ही बंद कर दिया और अब वो asset बेचने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने बस यहाँ लगा रखी है, सब जगह एडवर्टीजमेंट बैनर लगा दिया है, सबको बोल दिया है कि भैया हमें एसेट बेचना है, टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल। एक्टिव यूज बंद हो गया। एंड अच्छा, दोनों में से एक नहीं, दोनों भी कंडीशन होनी चाहिए, बीच में एंड बोला हुआ है बेटा इन्होंने। एंड द डेट दैट द असेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। असेट का एक्चुअल यूज बंद कर दिया और उस असेट को हमने डी रिकॉग्नाइज कर दिया। डी रिकॉग्नाइज कर दिया मतलब क्या है बेटा, बताओ तो। अब उसे असेट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अब उसे बेचने के लिए अवेलेबल रखा है, लाइक इन्वेंट्री। अब उसे एसेट के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर दिया। ये दोनों भी चीजें हो जाती है तो यस, यू कैन स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन। Therefore, depreciation does not cease when the asset become idle or is retired from active use, but not held for disposal. दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नहीं बेटा, ए मुन्ना, एक बच्चे ने बोला डी रिकॉग्नाइज मतलब बेच दिया। नो, डी रिकॉग्नाइज मतलब उसको असेट के कैटेगरी में नहीं रखा, बेचने के लिए अवेलेबल है, अभी तक सेल नहीं हुआ है। ये दोनों कंडीशन पूरी अगर होती है, एक्टिव यूज से रिटायर होना चाहिए और असेट बेचने के लिए अवेलेबल है, डी रिकॉग्नाइज कर दिया असेट से। कभी कभी कैसा होता है मालूम है क्या, असेट को टेम्पररी रिटायर कर दिया, टेम्पररी रिटायर्ड, बट नॉट डी रिकॉग्नाइज, बट नॉट डी रिकॉग्नाइज। अब तुम बताओ, क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद करेंगे क्या? नो, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सो डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा। जब तक दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती
तब तक डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि असेट बेचने के लिए अवेलेबल है, ऐसा दिखा दिया टू सेल, बट असेट का एक्टिव यूज अभी भी चल रहा है, एक्टिव यूज इज स्टिल ऑन। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है बट पहली फुलफिल नहीं हुई है, बोलो क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे? नो। जब तक दोनों के दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं करेंगे। बहुत काम की चीजें एग्जाम्पल में के एग्जाम में केस स्टडी आ सकती है बेटा, वही यहां पे लिखा है। हाउएवर अंडर यूसेज, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अगला पैरा, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों सेपरेबल असेट्स हैं एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे अक्वायर्ड टुगेदर। भले ही मैंने लैंड और बिल्डिंग एक साथ खरीदा होगा बट मेरे बुक्स में लैंड का अकाउंट अलग दिखेगा एंड बिल्डिंग का अलग दिखेगा। अब वो बचपन में 11वीं 12वीं कक्षा में जो आप लैंड बिल्डिंग खेलते थे ना, अब वो खेलना बंद कर दो। अब लैंड अलग दिखेगा और बिल्डिंग अलग दिखेगी, लैंड अलग दिखेगा और बिल्डिंग अलग दिखेगी। यस और नो? क्लियर है ना? आ जाओ। सो लैंड हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर नॉट डेप्रिसिएटेड। बिल्कुल सही है, हमने बचपन में पढ़ लिया था ये इंटर की चीज कि लैंड का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, देयरफॉर डेप्रिसिएट नहीं होगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्वेरीज, साइट्स एंड यूज फॉर लैंडफिल, कोल माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल, इनके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। भले ही ये लैंड है, इनकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है बट इनका यूज लिमिटेड है, इनके अंदर से जो मटेरियल निकलने वाला है वो लिमिटेड है। यस और नो? डिप्रिसिएशन ऑन लैंड, इफ लैंड इटसेल्फ हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। ओ ऐसा कब होगा बताओ तो जरा, लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड है, ऐसा कब होगा? लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड कब रहेगा? जब वो लीज होल्ड लैंड रहेगी। लीज होल्ड लैंड, 10 साल के लिए मैंने लीज पे लिया तो उस समय लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। इट इज डेप्रिसिएटेड इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स द बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। एक लैंड मैंने 10 लाख रुपए में 10 साल के लीज पे लिया, तो बताओ मुझे 10 लाख का फायदा कब तक मिलेगा? 10 साल तक इक्वली। तो उस लीज होल्ड लैंड पे डिप्रिसिएशन आएगा 1 लाख, क्योंकि उसका फायदा मुझे हर साल मिल रहा है इक्वली। तो एक लॉजिकल प्रपोर्शन में, रीजनेबल प्रपोर्शन में मैं डिप्रिसिएशन मार दूंगा। If the cost of the land includes the cost of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. मैंने लैंड अक्वायर तो किया, लैंड थी 10 लाख की, बट उस लैंड को डेवलप करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, पूरी साफ सफाई करने के लिए खर्चा लगा 2 लाख रुपए। तो ये जो ऊपर का 2 लाख रुपीज है ना, जो सेपरेबल अमाउंट है रिस्टोरेशन का, साइट डेवलपमेंट का, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा एक रीजनेबल बेसिस पे। वो रिस्टोरेशन का, वो साइट डेवलपमेंट का फायदा कब तक मिलेगा? उतने पीरियड के लिए। लैंड पे नहीं होगा क्योंकि लैंड का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। हाँ, लैंड का यूजफुल लाइफ अगर लिमिटेड है तो होगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द लैंड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट, रिमूवल, रिस्टोरेशन। द पोर्शन ऑफ द लैंड असेट इज डेप्रिसिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ दैट पोर्शन। दैट मीन्स ये रिस्टोरेशन वाला, दैट मीन्स ये रिस्टोरेशन वाला। 10 लाख की लैंड थी प्लस 2 लाख रुपए रिस्टोरेशन के लिए, डिसमेंटल के लिए, क्या बोलते हैं, तो उसके अंदर में जो भी कुछ पुराना वाला जगह होगा, खंडर होगा, तो खंडर को डिसमेंटल करने के लिए, है ना, या फिर रिमूवल के लिए कुछ पैसे दिए, टोटल हो गया 12 लाख। तो ये 10 लाख पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा बट ये 2 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन रीजनेबल बेसिस, राइट। बिल्डिंग का तो यूजफुल लाइफ लिमिटेड ही होता है, देयरफॉर आर डेप्रिसिएबल असेट। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड ऑन विच अ बिल्डिंग स्टैंड्स डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जिस लैंड पे वो बिल्डिंग है, अगर वो लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, बरोबर है, तो इसका बिल्डिंग के डिप्रिसिएबल अमाउंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्डिंग सेपरेट है, लैंड सेपरेट है, भले वो एक साथ खरीदा होगा। देन डिप्रिसिएशन की मेथड, राइट, क्लियर है। डिप्रिसिएशन का मेथड ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो।